हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि बार बार कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हमें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। फिर कुछ दिन के बाद एक इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जैसे मतलब 20 के बाद कंडक्ट होगा ही होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो न्यूज़ शेयर किए जा रहे हैं, इससे मेरा कहना ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, वो अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी बदलाव ना लाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। अगर टीआरई 4.0 को अगस्त में कंडक्ट करवाना है तो वो ज़रूर ही उससे पहले टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, चाहे वो ऐसा हो कि एग्ज़ाम जो है आपका पहले जो 20 से होने वाला था उसकी जगह 30 से हो जाए कंडक्ट, है ना, ये जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो आप बिल्कुल भी इन सारी न्यूज़ से डीमोटिवेट ना हो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी चेंजेस ना लाए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है वो आपके लिए एक कह सकते हो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जो जिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स थे वो टीआरई 2.0 में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके अलावा अब किसी और को नए मतलब जो नए कैंडिडेट हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है ना। मतलब जो एस्टेट वाले, जो अभी अपियरिंग एस्टेट वाले को तो मौका मिलेगा ही नहीं। तो आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि टीआरई 4.0 जो है और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो चाहे कुछ भी सरकमस्टेंसेस आए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। हाँ, ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कि किसी वजह से जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है या फिर कोई भी रुकावट आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि हम जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि अब हमें गिव अप कर देना चाहिए, अब हमसे नहीं हो सकता। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जिससे एग्ज़ाम जो है वो टलता जा रहा है। एक बार रद्द हो गया, फिर दोबारा से होने वाला था तो वो 10 से 12 जून के बीच में वो भी आगे पोस्टपोन होकर 20 को चला गया। फिर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर आ गया जिसकी वजह से वो और आगे चला जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में ना रखें, आप अपनी प्रिपरेशन को एज इट इज़ कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम को एनी हाउ क्लियर करना है। तो ये तो हो गई बात, लेकिन जो आज जिस मतलब टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि यदि आप 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन 20 डेज़ में आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली यही डिस्कस करने वाली हूँ, और ये डिस्कशन मैं खुद के जो मेरा टीआरई 2.0 वाला जो पेपर था जो मैंने दिया था उसमें जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे उन टॉपिक्स को देखकर एक मतलब मैंने एनालाइज किया है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये मेरा खुद का पेपर है, ठीक है, जो कि मैंने दिया था, और उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए थे अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो उसमें जितने जितने टॉपिक्स ये मैं ऑल्दो अपलोड कर दूंगी आपको कि किस टॉपिक से कितने पूछे गए थे, एक बार मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे ट्रिगो से। और इससे पहले भी मैंने शॉर्ट्स में भी कई सारे वीडियोस डाले थे जिसमें मैंने आपको मतलब जब आपका 15 अप्रैल को भी पेपर होने वाला था तब भी ये डिस्कस करा था कि ट्रिगो को तो आप ज़रूर प्रिपेयर करें, चाहे वो आप 9th एंड 10th मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए प्रिपेयर करें। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। होता क्या है कि आपको देखो, टॉप करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे कि आपको क्या है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपका मेन मुद्दा क्या है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो एग्ज़ाम क्लियर तभी होगा जब आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है ना आपकी वो ऐसी होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी
होनी चाहिए। मींस जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक सबसे अधिक आपको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ट्रिगो की, तो मैंने पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आप क्लास 10th की तो करो ही करो, 9th तक तो ट्रिगो है ही नहीं, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। तो क्लास 10th में आपको इवन एक्सरसाइज भी मैंने बताया था कि 8.3 एंड 8.4 एक्सरसाइज जो है उसके एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। यदि आपके पास जो बिहार बोर्ड वाली जो बुक होती है वो बुक है तो वहाँ से सॉल्व करें, अदरवाइज एनसीईआरटी से करें। चूँकि मैंने तो एनसीईआरटी से किया था क्योंकि सेम बुक को पढ़ा था पहले भी, अपने स्कूल टाइम में भी, तो उसी बुक से मैंने किया था और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ मैथ्स एंड साइंस की, जो टीआरई 2.0 में जो पेपर आया था वहाँ क्लास 10th से सिर्फ ट्रिगो के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, वहाँ क्लास 11th से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक सो 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है ट्रिगो, है ना। तो सेकंड वो जो चैप्टर है क्लास 11th का, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने थे। तो आप एक बार ट्रिगो के लिए क्लास 11th वाली बुक जो एनसीईआरटी है उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से 3-4 क्वेश्चंस थे जो कि एज इट इज़ थे। तो ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 6 क्वेश्चंस थे और आपको कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो आपको क्लास 10th और क्लास 11th से करना है। क्लास 10th में 8 चैप्टर है और क्लास 11th में सेकंड चैप्टर है, वहाँ से आपको करना है इसे ट्रिगो को। नेक्स्ट इज हाइट एंड डिस्टेंस। ऑल्दो ये मतलब इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट मुझे लगता है कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना वो अगर एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ 16 ही क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, और वो भी अब न्यू बुक जो आई है उसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम पे 16 क्वेश्चंस थे, अब तो सिर्फ 15 क्वेश्चन है। अगर आप उन 15 क्वेश्चंस को भी कर जाते हो ना तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को कर पाओगे, चाहे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। और इसको करने में आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा, तो इसे ज़रूर कर ले। 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट जो है वो मेंसुरेशन से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मेंसुरेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है 9th एंड 10th, 8th के भी मेंसुरेशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 8th वाला भी मेंसुरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 9th एंड 10th वाला तो आप बिल्कुल भी लीव मत करना। 9th स्पेशली जो 9th एंड 10th में जो मैथ्स का पेपर पूछा गया था ना, उसमें तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से ही थे, ठीक है। तो उनको ज़रूर करना है। अगर इसके अलावा भी आपके पास टाइम मिल रहा है तो क्लास 8th की भी मेंसुरेशन चैप्टर को एनसीईआरटी से ज़रूर करें। तो सबसे पहले ट्रिगो को करें, फिर ट्रिगो को करने के बाद आप मेंसुरेशन पे ध्यान दें और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मेंसुरेशन में आप स्किप नहीं कर सकते, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी ज़रूर करें, ठीक है। तो अभी मैं मेजर पोर्शन आपको बता रही हूँ। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना क्लास 9th एंड 10th बोथ, क्लास 9th एंड 10th दोनों में है ये चैप्टर, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली अगर मैं बोलूँ तो आप क्लास 10th वाली जो है वो ज़रूर करें। आई थिंक सो चैप्टर 4 है क्लास 10th में, उसको आपको एनसीईआरटी से करना है। उससे अगर आप एनसीईआरटी से कर लेते हो तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द लाइन, ये क्लास 11th का चैप्टर है, क्लास 11th में है इसका कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसे ज़रूर सॉल्व करना आप क्लास 11th से। स्लोप ऑफ द लाइन एनसीईआरटी से, मैं सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी से रेकमेंड करूँगी क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ही एनसीईआरटी से पूछे गए थे। मुझे तो ऐसा लगा था कि सारे क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट सारे ही, शायद 1-2 अलग हो, स्टेटमेंट चेंज हो गई हो, बट वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस थे। तो आप एनसीईआरटी पे ही फोकस्ड रहो क्लास 11th से। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 10th चैप्टर है स्लोप ऑफ द लाइन, उसे ज़रूर करें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन थे। तो मेजर चैप्टर्स आपको मैं बता रही हूँ एक एक करके, और ये मैं अपलोड भी कर दूँगी, मतलब लाइक, है ना। नेक्स्ट इज
टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। एंड टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो जनरल सेक्शन, आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, टाइम एंड डिस्टेंस एसएससी हो, सीएचएसएल हो, या फिर किसी भी, बहुत सारे टीचिंग एग्जामिनेशन है, सब में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। तो इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और बहुत ईजी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने भी अपने प्लेलिस्ट में बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले प्लेलिस्ट में तो अपलोड नहीं करा है, लेकिन मैं उसे ऐड कर दूंगी इस प्लेलिस्ट में भी। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, मे भी आपकी हेल्प हो जाए। तो अगर आपको सही लगे तो देख लेना, अदरवाइज आप कहीं और से, जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे को लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी ज़्यादा इजी है कि आप टाइम एंड डिस्टेंस को कर ले, है ना। और वैसे तो आपको हर एक टॉपिक ही करना है, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए मतलब मैं वो सजेस्ट कर रही हूँ जिससे आप इजीली कर पाएंगे, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में मार्क्स अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। वंस अगेन मैं बता रही हूँ कि ट्रिगो जो है सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। यहाँ तक मैंने जो भी डिस्कशन करा उसमें मेंसुरेशन वाला पार्ट मेरे को लगता है कि मेंसुरेशन अगर आप पेशेंस के साथ 9th एंड 10th के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को कर जाएंगे तो आप 5 में से 5, अगर मान लो आपके पेपर में भी 5 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 5 आउट ऑफ 5 जो है आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रिगो की बात करूँ तो ट्रिगो में मे बी आप 5 भी स्कोर कर सकते हैं, बट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 3-4 नंबर तो जरूर ले आओगे ट्रिगो में भी। हाइट एंड डिस्टेंस तो वो 16 क्वेश्चंस अगर आप कर जाते हो तो ज़रूर आपके मार्क्स आ जाएंगे। वो एक अलग चीज़ है कि अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो कुछ अटपटा सा पूछ लिया जाए, अदरवाइज वो 16 क्वेश्चंस आप कर लेते तो 1 मार्क्स हाइट एंड डिस्टेंस से भी ज़रूर बनता है। नेक्स्ट, बोट एंड स्ट्रीम से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ज़रूरी नहीं है जिस टॉपिक से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस बार भी 1 ही मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैं उस पेपर की एनालिसिस आपको बता रही हूँ। बोट एंड स्ट्रीम भी बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। यदि आपको मतलब बोट एंड स्ट्रीम तो एक मतलब टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सर्च करें, अदरवाइज़ मैंने भी 2-3 दिन पहले जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया था। कोशिश तो मैं करती हूँ कि सारे वीडियो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी अपलोड कर दूँ, बट एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल की टाइमिंग स्कूल के साथ साथ मैनेज नहीं हो पाता है कि मैं मतलब रेगुलरली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और विलेज में लाइट वेट नहीं होती है, तो मतलब वीडियो ही नहीं शूट कर पाती हूँ मैं। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क से 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन थे। तो पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क जो है एक ही जैसा टॉपिक है, तो मतलब पार्टनरशिप से भी आप इजीली अगर आप एक बार समझ जाते हो तो इसके क्वेश्चंस भी कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th एंड 10th वाले पेपर से देखो तो 9th एंड 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो डायरेक्टली जो है 9th एंड 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर मैं 6 to 8th वाला पेपर बताऊँ तो उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो 11th क्लास की भी थी, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपोनेंट से 2 क्वेश्चंस थे एंड वेरी वेरी इजी। और एक्सपोनेंट जो है क्लास 9th में एक मतलब वैसे तो 8th में इनिशियली आप पढ़ोगे, लेकिन क्लास 9th में एक एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर का 4th एक्सरसाइज है नई बुक में, और पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.5 था। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तब भी आप कर पाओगे एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को। डिस्काउंट से एक क्वेश्चन था सक्सेसिव डिस्काउंट से, तो सक्सेसिव डिस्काउंट भी जरूर देख लेना। अब ये तो मैंने डिस्कस कर दिया कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस थे, मैं इसको अपलोड कर दूंगी। अब मैं एक सजेशन आपको एक और चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप जो है किस टॉपिक को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, और एक और चीज़ जो रह गया वो है स्टैट्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक्स से, और स्टैटिस्टिक्स तो आप 9th एंड 10th की कर ले तब भी हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार जल्दी से क्विकली रिकैप कर देती हूँ मैं कि कहाँ से कौन कौन से चैप्टर को कर ले। तो स्टैटिस्टिक्स को 9th एंड 10th से कर ले। आप टिक कर सकते हो, आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं फटाफट बोल रही हूँ, आप पॉज करके ज़रूर लिखे और टिक करें।
आपको आपके लिए वीडियो ज़रूर बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिसमें कि 10th क्लास में जो एक फॉर्मूला है आप देखोगे, है ना, मोड, मीडियन और मीन के बीच में जो रिलेशन है, उससे 9th में भी, 9th एंड 10th के मैथ्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस में भी पूछा गया था। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए एक ही क्वेश्चन था 4 में से, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का था और वो क्लास 11 से था। बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो जो है क्लास 10 से डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो आपको करना क्या है, पहले 9th एंड 10th की स्टैट्स जरूर कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीड, मोड से आप कर सकते हो, है ना। पहले तो 3 मार्क्स अपने स्कोर कर लो। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस जो है, वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी एक ही आए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी क्लास 10th से आप ज़रूर कर ले इस टॉपिक को। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसे भी कर ले, है ना। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है टाइम एंड डिस्टेंस, वैसे तो 8th क्लास में पुरानी बुक या आर.एस. अग्रवाल में आप देखोगे तो बुक में थी, ये सारे चैप्टर्स थे। बट आप वो जो है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर का अगर किसी टीचर ने सॉल्व करवाया हो पेपर, तो वहाँ से कर लो, वहाँ से भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, आप कर सकते हो। और मैंने खुद का बताया कि मेरे भी प्लेलिस्ट पे है, वैसे मैं टीआरई 3.0 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई हूँ उसमें अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, मे बी आपको हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट भी कर लेना, बहुत ही इजी है, मतलब 2-4 मिनट लगेंगे। ये सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आप देख लेना। फॉर्मूला बस एक ही आता है, A+B/100 करके, अगर 2 डिस्काउंट दिए हो तो उस पर हम अप्लाई करते हैं। ये हार्डली 4 से 5 मिनट में आप समझ जाओगे। एक्सपोनेंट जो चैप्टर है, आप है ना, एक बार 9th वाला रिवाइज कर लेना फटाफट, वहाँ से भी आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, इजीली रिकैप कर सकते हैं। मेंसुरेशन जरूर रेकमेंड करूँगी, 9th एंड 10th की करके जाना, अदरवाइज वहाँ फंस सकते हो। एक तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, प्लस क्वेश्चंस की वेराइटी भी आपको पता लग जाएगा यदि आप मेंसुरेशन जो है 9th एंड 10th एनसीईआरटी से कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं ये वाला जो है, जो मैंने ये बना रखा है, ये ज़रूर अपलोड करूँगी, ताकि मतलब आपको एक हेल्प मिल जाएगी कौन कौन से टॉपिक जो है मेरे को ये जल्दी इजीली कर लेना है, मतलब ज़्यादा रिवाइज करना है। और इसके साथ ही जो है ना, वो मिनी मॉक टेस्ट ज़रूर रेगुलरली लगाते रहें, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन है उसको विद इन टाइम लिमिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मैथ्स में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि क्वेश्चन हमें आ रहा होता है, लेकिन हम टाइम लिमिट के अंदर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 9th-10th वाला पेपर जो टीआरई 2.0 का था, वो इतना लेंदी पेपर हो गया था, क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। क्वेश्चंस अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चंस टफ नहीं थे, मतलब एवरेज थे क्वेश्चंस सारे ही, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, आप कर सकते थे ऐसे क्वेश्चंस थे। लेकिन हुआ क्या था कि जो टाइमिंग जो थी वो अपने को कम पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम पेपर को मतलब लास्ट मोमेंट तक नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जिनका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स है, उनसे तो वही एक ही मतलब मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पेपर ज़रूर सॉल्व करें। जो आपको मतलब जो भी आप ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं, या फिर आपने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर रखा है, तो उसे ज़रूर लगाएं और एक ही सिटिंग में लगाएं। ये ना कि उठ के आप बीच में कहीं और चले जा रहे हैं, फिर आपको एक्चुअली में जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है वो पता नहीं लग पाएगा। टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करें, और बीच बीच में जब भी बोर हो जाते हो किसी टॉपिक को पढ़ते हुए, तो उस बीच में मेरी मॉक टेस्ट ट्राई ज़रूर करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बोरियत भी कम हो जाएगी और साथ में आपको पता लग पाएगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको उस कॉन्सेप्ट, आपका जो भी टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्लियर करना है। एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहे, बार बार अपने आप माइंड को डेविएट ना करे कि कभी मेरे को एनसीईआरटी से करना है, कभी आर.एस. अग्रवाल से करना है, कभी बिहार बोर्ड की बुक उठा ली। अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, किसी एक बुक पे स्टिक रहे, या यदि आप बिहार बोर्ड वाली बुक से करते हो तो वहाँ से करें, यदि आप एनसीईआरटी वाली बुक से करते हो तो एनसीईआरटी से करें। हाँ, और अगर आप 9th एंड 10th तक के लिए ही अपेयर हो रहे हो, मैं 11th-12th के लिए स्ट्रेटजी नहीं बता रही हूँ, मैं 6 to 8 एंड 9th एंड 10th के लिए बता रही हूँ कि अगर आप 9th एंड 10th में मैथ्स आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, या फिर 6 to 8 में मैथ्स एंड साइंस के लिए अपेयर हो रहे हो,
तो NCERT की बुक जो 9th एंड 10th की बुक है उसे तो आपको मस्ट है कि सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। और ये टॉपिक सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वर्किंग होते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है कि जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, वो क्या कर सकते हैं कि जो जो टॉपिक्स जो है वो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है उसको सॉल्व करें, ताकि वो एटलीस्ट जो है इस एग्ज़ाम में पास हो पाए, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स है उसको करें, बट NCERT आपको करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT की रिवीजन ज़रूर करें। और NCERT रिवाइज़ करते टाइम अगर आपने पहले से कर रखा है और दोबारा से आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो जिस क्वेश्चन पे अटकते हो उसको सर्कल कर लो, क्योंकि दोबारा से टाइम नहीं मिलेगा कि पूरी बुक को दोबारा सॉल्व करोगे आप लास्ट के 2-3 दिनों में। सिर्फ उन क्वेश्चंस को टिक कर ले जिसपे आप अटक रहे हैं, ताकि रिवीजन के टाइम पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके देख पाए। एंड वन मोर थिंग कि जो जैसे अभी मैंने बताया कि 6 to 8 मैथ्स में क्या पूछा गया था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। यदि मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी यही बोलना चाहूँगी कि आप जो है 9th एंड 10th की साइंस की जो NCERT टेक्स्ट बुक है उसे थॉरोली रीड करें, रीड करके उसे अंडरलाइन करें, जो भी आपको पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट लगता है उसे मतलब नोट डाउन करें, अपना खुद का सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है आपको मैथ्स के लिए भी और साइंस के लिए भी। और ये सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कैसे करेंगे, जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहा है उन टॉपिक्स को लिखें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज़ लगाते टाइम कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसे भी राइट डाउन करें। मिनी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, वहाँ भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन तो वही है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, तो उसे भी राइट डाउन करें। जब आप अपने वर्ड्स में लिखोगे ना और रिवाइज करोगे तो और इजीली आप उसे रिवाइज कर पाएंगे और अच्छी तरीके से आपको याद भी रहेगा, ठीक है। ये मैथ्स एंड साइंस दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए कि आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रख सकते हैं। और जो बार बार न्यू इन्फॉर्मेशन, बार बार न्यू न्यूज़ आ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। उन चीज़ों को भूलकर आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको ये जॉब जो है एनी हाउ लेनी है, किसी भी तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो एग्ज़ाम क्लियर करना होना चाहिए। आप इन चीज़ों पे फोकस बिल्कुल भी ना करो कि तो आप जो है न्यूज़ पे जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें। एंड अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको किसी भी टॉपिक पे, मैथ्स के टॉपिक पे, ठीक है, मैथ्स के किसी भी टॉपिक पे अप टू क्लास 9th एंड 10th तक के टॉपिक्स पे किसी पे भी आपको वीडियोस चाहिए, मतलब यदि आप 9th एंड 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। वैसे मैंने जिन जिन टॉपिक्स को अभी एनालाइज़ किया है उन टॉपिक्स पे अगर मेरे वीडियोस ऑलरेडी बने होंगे तो मैं ज़रूर उस प्लेलिस्ट में डाल दूँगी और आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आज मैंने क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस में मैथ्स का पोर्शन एनालाइज करके बताया, ठीक उसी तरीके से मैं 9th एंड 10th के लिए भी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगी 1 से 2 दिन के अंदर। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। और यदि आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपके आसपास जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज़रूर वीडियो जो है वो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।